दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है। आज हम जापान के संविधान पार्ट 4 करेंगे। इसमें हम जापान में मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री पर विस्तृत करेंगे। कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होगी। अनुच्छेद 65। जापान में कैबिनेट प्रथा 1885 में सम्राट के अध्यादेश के द्वारा प्रारंभ हुई थी, किंतु पुराने शब्द कैबिनेट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। यद्यपि संविधान में एक प्रकार से यह कहकर मान्यता दी गई थी कि राज्य के विभिन्न मंत्री सम्राट को परामर्श देंगे और उसके लिए उत्तरदायी होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व कैबिनेट का स्वरूप। यानांगा के अनुसार कैबिनेट जापान की एक अति पुरानी संस्था है, परंतु कैबिनेट प्रणाली का सूत्रपात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया। 1885 में प्रिंस इटो ने पहली कैबिनेट गठित की थी, जिसमें सरकार के 9 विभाग थे तथा प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री के अधीन रखा गया था। मेजी संविधान के अंतर्गत कैबिनेट प्रशासन की मुख्य संचालक और नीति निर्माता अंग न होकर केवल मंत्रणा देने वाली समिति के समान थी। समस्त कार्यपालिका शक्ति सम्राट में निहित थी और राज्य के मंत्री सम्राट को इस सत्ता के प्रयोग के बारे में परामर्श देते थे। मंत्रियों के लिए डाइट के सदस्य होना आवश्यक नहीं था। वे डाइट के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। मंत्री व्यक्तिगत रूप से सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। उनमें सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव था। प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह प्रतिनिधि सदन के बहुमत दल का नेता हो। प्रधानमंत्री विभिन्न दलों के भीतरी गुटों, धनिक वर्ग तथा सेना की इच्छाओं को ध्यान रखते हुए अन्य मंत्रियों का चुनाव करता था। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व कैबिनेट की स्थिति दुर्बल थी और उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। जापानी कैबिनेट का संगठन। संविधान का 5वां अध्याय मंत्रिपरिषद से संबंधित है। देश की संपूर्ण प्रशासकीय शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होगी। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा तथा इसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति कानून द्वारा निर्धारित उपबंधों के अनुसार होगी। प्रधानमंत्री तथा अन्य सभी मंत्रीगण असैनिक नागरिक होने चाहिए। मंत्रिपरिषद अपने समस्त प्रशासकीय कार्यों के लिए डाइट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। डाइट के एक प्रस्ताव द्वारा डाइट के ही सदस्यों में से प्रधानमंत्री के नामांकन के कार्य को डाइट सर्वप्रथम संपादित करेगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। मंत्रियों की अधिकांश संख्या डाइट के सदस्यों में से ही होगी। प्रधानमंत्री को अपनी इच्छा अनुसार मंत्रियों को पदच्युत करने का भी अधिकार होगा। समय समय पर मंत्रियों की संख्या बदलती रहती है, प्राय वह संख्या 16 से 20 रहती है। जापानी कैबिनेट के कार्य। प्रतिनिधि सदन के बहुमत के समर्थक तक अपने पद पर बनी रहती है। इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है, अर्थात यह प्रतिनिधि सदन के बहुमत के समर्थन पर बनी रहती है। यदि निचले सदन कैबिनेट के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर देता है तो कैबिनेट 10 दिन के भीतर समय त्याग पत्र दे देना चाहिए अथवा प्रतिनिधि सदन को भंग कर देना चाहिए और देश में दोबारा निर्वाचन करवाना चाहिए। जब कैबिनेट को त्याग पत्र देना होता है तो वह दोनों अध्यक्षों को लिखित सूचना देता है। यह सूचना प्राप्त होने पर डाइट ने प्रधानमंत्री को छांटने का कार्य आरंभ कर देती है। कैबिनेट की कार्यप्रणाली। कैबिनेट का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री का कार्यालय ही सरकार का केंद्रीय कार्यालय होता है। इस कार्यालय का मुख्य संचालक कैबिनेट सचिवालय का निदेशक होता है। इसकी सहायता के लिए उप निदेशक होते हैं। सचिवालय कैबिनेट की सभाओं का कार्यकाल तैयार करते हैं, आवश्यक पत्र तैयार करता है, अन्य मामलों का प्रबंधन करता है। कैबिनेट की बैठकें सप्ताह में 2 बार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के सरकारी भवन में होती है। कैबिनेट मंत्रियों के उपमंत्री भी होते हैं।
कैबिनेट के वाद विवाद गोपनीय होते हैं, उनका कार्यवाही प्रकाशित नहीं की जाती। कैबिनेट की शक्तियां तथा कार्य। जापान के संविधान के अनुच्छेद 73 में कैबिनेट के कार्यों का वर्णन किया गया है। कैबिनेट साधारण प्रशासन के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य करेगा: कानून को वफादारी से लागू करना, राज्य के कार्यों का संचालन करना, विदेशी मामलों का प्रबंध करना, संधियां करना, कानून द्वारा निश्चित स्तर के अनुसार नागरिक सेवा का प्रबंध करना, बजट तैयार करना तथा डाइट के सम्मुख रखना, संविधान और कानून की धाराओं को लागू करने के लिए आदेश जारी करना, आम माफी, विशेष माफी, दंड परिवर्तन तथा स्थगित और अधिकारों की पुनः स्थापना के बाद निर्णय देना, मंत्रिमंडल के सभी विभागों की रक्षा करना, उच्च सदन की बैठकें बुलाना, प्रतिनिधि सदन को भंग करने का अधिकार। उपरोक्त महत्वपूर्ण अधिकारों के अलावा कैबिनेट को प्रतिनिधि सदन को भंग करने का अधिकार भी प्राप्त है। प्रतिनिधि सदन को भंग करके वह हाउस ऑफ काउंसिलर्स का संकटकालीन अधिवेशन भी बुला सकती है। इस प्रकार कैबिनेट शासन व्यवस्था का प्रमुख है और उसी हाथ में शासन की समस्त सत्ता है। जापानी कैबिनेट की विशेषताएं। 1947 के द्वारा जापान में शासन की कैबिनेट पद्धति को अपनाया गया था। कैबिनेट प्रणाली के यहाँ सभी लक्षण मौजूद है। कार्यपालिका 2 भागों में विभक्त है: वैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका। राज्य का अध्यक्ष सम्राट मात्र औपचारिक प्रधान है। प्रशासन के संचालन की वास्तविक शक्तियाँ उत्तरदायी मंत्रिमंडल में निहित है। प्रधानमंत्री डाइट के सदस्यों में से चुना जाता है। कैबिनेट डाइट के प्रति सामूहिक उत्तरदायी है। कैबिनेट का निर्माण सामान्यतः राजनीतिक दल से होता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट का प्रधान होता है और उसे कैबिनेट पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। विशेषताएं। इंग्लैंड और भारत में जहां कैबिनेट प्रणाली अपनाई गई है, समस्त कार्यपालिका शक्तियां सिद्धांत में राष्ट्रपति में निहित है, जबकि जापान की कार्यपालिका शक्ति प्रधान कैबिनेट में निहित कर दी गई है। इंग्लैंड और भारत में मंत्रिमंडल सम्राट या राष्ट्रपति का माना जाता है, जबकि जापान में प्रधानमंत्री को कैबिनेट का अध्यक्ष माना जाता है। जापानी संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए असैनिक होना अनिवार्य है। जापान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति डाइट के एक प्रस्ताव द्वारा होती है। इसमें सम्राट की कोई भूमिका नहीं होती। डाइट द्वारा नियुक्त व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। जापान में मंत्रियों पर प्रतिबंध है। सभी मंत्रियों को असैनिक होना। अनुच्छेद 66, जिसकी चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं। अधिसंख्या मंत्री डाइट के सदस्यों में से। अनुच्छेद 68, जापान में प्रधानमंत्री नियुक्ति एवं योग्यता। सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जिसका नामांकन डाइट के दोनों सदन करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट की कोई व्यक्तिगत इच्छा अथवा रुचि के अनुसार कार्य करने का कोई अवसर प्राप्त होना संभव नहीं है। संविधान द्वारा प्रधानमंत्री के लिए 2 योग्यताएं रखी है: डाइट का सदस्य होना चाहिए, उसे असैनिक होना चाहिए। स्थिति एवं शक्तियाँ। संविधान ने समस्त कार्यकारिणी शक्ति कैबिनेट को प्रदान की है। प्रधानमंत्री कार्यकारिणी का अध्यक्ष है। इस प्रकार प्रधानमंत्री कैबिनेट जैसी शक्तिशाली संस्था का नेता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट का अध्यक्ष ही नहीं, डाइट का नेता भी है। डाइट बहुमत से प्रधानमंत्री को चुनती है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधानमंत्री के पद पर केवल सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति ही आसीन हो सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी भांति मंत्रियों को हटा सकती है। प्रधानमंत्री की स्थिति अनुच्छेद 74 के अंतर्गत और सुदृढ़ कर दी गई है। कैबिनेट द्वारा दिए गए सभी आदेशों एवं विधियों पर संबंधित मंत्री के अतिरिक्त प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होना भी अनिवार्य है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। मंत्रिमंडल संबंधी शक्तियाँ। प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सम्राट तो केवल उनकी पुष्टि करता है। प्रधानमंत्री ही उन मंत्रियों में काम का बंटवारा करता है, अर्थात विभागों का वितरण करता है। विभागों की निगरानी रखना, उनमें समन्वय स्थापित करना, अध्यक्षता करना, सामान्य नीति का प्रतिनिधित्व करना। कानूनों पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल में उलट पुलट कर सकता है। दल से संबंधित।
प्रधानमंत्री शासन का प्रधान होने के अलावा बहुमत दल का नेता है, उसे दल का प्रतीक माना जाता है और आम चुनाव प्राय उसी के व्यक्तित्व को केंद्र बनाकर लड़ा जाता है। डाइट में बहुमत दल के समर्थन पर ही उसका मंत्रिमंडल शासन की गृह और विदेश नीति का सफलतापूर्वक संचालन करता है। दलीय संगठन के कारण सभी आज्ञा का पालन करते हैं। जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि ही प्रधानमंत्री बनता है। बहुमत दल का नेता कहलाया जाता है। अनुशासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका। सम्राट एवं मंत्रिमंडल के बीच कड़ी। प्रधानमंत्री सम्राट और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी है। मंत्रिमंडल से संबंधित आवश्यक बातों की सूचना सम्राट प्रधानमंत्री को ही देता है। नियुक्ति पर अधिकार। प्रधानमंत्री डाइट का मुख्यतः प्रतिनिधि सदन का नेता होता है। वह डाइट में महत्वपूर्ण विषय पर अंतिम सुवक्ता तथा नीति का स्रोत है। शासन की नीतियों से संबंधित अंतिम तथा महत्वपूर्ण भाषण प्रधानमंत्री का होता है। नियुक्ति पर अधिकार। प्रधानमंत्री को उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति का व्यापक अधिकार होता है। मंत्रियों से विचार विमर्श तथा उनके निर्णय अंतिम माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। वैदेशिक नीति पर महत्वपूर्ण नियंत्रण। संकटकालीन शक्तियाँ। मंत्रिमंडल में नहीं होती, प्रधानमंत्री का इसका दायित्व होता है। प्रधानमंत्री की स्थिति। जापान में प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिखित शक्तियाँ प्रदत्त है। अपने मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युति में उसको पूर्ण शक्ति प्राप्त है। मंत्रिमंडल का जीवन उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। उसी मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला कहा जाता है। राज्य की सारी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वह अपनी संविधान के अनुच्छेद 75 राज्य के मंत्रियों के विरुद्ध उनके कार्यकाल में कोई कानूनी कार्यवाही प्रधानमंत्री की अनुमति से ही की जा सकती है। अनुच्छेद 72 प्रधानमंत्री कैबिनेट का प्रतिनिधित्व करते हुए डाइट के समक्ष विधेयकों या सामान्य राष्ट्रीय कार्यों और विदेशी मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से तुलना। दोनों ही सत्ताधारी दल के नेता तथा राष्ट्र के नेता होते हैं। जापान के संविधान द्वारा प्रधानमंत्री पद की स्थापना की गई। ब्रिटिश कानूनी आधार पर ब्रिटिश लोक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, जबकि जापान के लिए आवश्यक नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, जबकि जापान में डाइट द्वारा चयन व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। जापान में मंत्री प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, ब्रिटेन में राजा के प्रति। दोनों ही मंत्रियों के बोझ जापान का प्रधानमंत्री अत्यधिक शक्तिशाली होता है। थैंक्स।